सुपरमार्केट में शॉपिंग करना बड़ा ही आसान काम लगता है ना? हाँ बिल्कुल, बस शेल्फ से अपनी पसंद का सामान उठाया और चल दिए। वही तो, ट्रॉली में डाला, बिल बनवाया और बाहर आ गए। कोई खास जटिलता नहीं होती। लेकिन फार्मेसी की बात अलग है। एकदम अलग। जब हम किसी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के काउंटर पे खड़े होते हैं तो उस काउंटर के पीछे की दुनिया किसी हाईटेक स्पेस स्टेशन से कम नहीं होती। सही कहा, वहाँ एक गलती, हाँ, एक छोटी सी चूक की कीमत कोई रिटर्न या रिफंड नहीं है। मतलब वहाँ एक गलती की कीमत किसी की जान हो सकती है। और यही वो दबाव है जो फार्मेसी की पूरी कार्य प्रणाली को परिभाषित करता है। देखिए, जब मामला स्वास्थ्य का हो ना, तो शायद या लगभग सही जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती। बिल्कुल नहीं। लक्ष्य हमेशा 100% सटीकता होता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी सटीकता के विज्ञान को समझने वाले हैं। हमारा विषय है स्मार्ट फार्मेसी प्रबंधन, यानी स्मार्ट फार्मेसी मैनेजमेंट। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो आधुनिक फार्मेसी की कार्य प्रणाली पर आधारित एक काफी विस्तृत शैक्षिक प्रस्तुति है। जी, और इस डीप डाइव का मिशन ये समझना है कि कैसे आज की फार्मेसी सिर्फ दवाओं की दुकान नहीं रह गई है। हाँ, वो अब एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बन चुकी है। एग्जैक्टली। मतलब भौतिक शेल्फ से लेकर रोबोटिक्स और डिजिटल सॉफ्टवेयर तक सब कुछ सुरक्षित दवा वितरण के लिए कैसे काम करता है, ये जानना वाकई बेहद रोमांचक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम पाएंगे कि एक आधुनिक फार्मेसी को मुख्य रूप से मानवीय गलतियों को, जिन्हें हम ह्यूमन एरर्स कहते हैं, ह्यूमन एरर्स को सिस्टम से पूरी तरह से बाहर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब इंसान थक सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ये जो सिस्टम है ना, वो एक सेफ्टी नेट बना देता है। बिल्कुल, वो इन कमजोरियों को कवर करने के लिए एक सुरक्षा जाल बनाता है। तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। इस सुरक्षा जाल की शुरुआत उस जगह के आर्किटेक्चर से होती है। स्रोत में फार्मेसी के स्पेटियल प्लानिंग या लेआउट को 4 मुख्य जोन में बांटा गया है। हाँ, जोन ए, बी, सी और डी। राइट। तो जोन ए बहुत सीधा सा है, ओपन शेल्विंग, जहां सामान्य दवाएं होती हैं। और जोन बी ओवर द काउंटर या ओटीसी आइटम्स के लिए है, जहां सेल्फ सर्विस होती है, जैसे बैंडेड्स, कफ सिरप, विटामिन्स। हाँ, जो चीजें बिना प्रिस्क्रिप्शन के ली जा सकती हैं। लेकिन असली विज्ञान जोन सी और जोन डी में शुरू होता है। जोन सी रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज है। अच्छा। यहाँ तापमान को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन करना होता है। इंसुलिन या कुछ खास टीकों के लिए, राइट? हाँ, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतर तापमान निगरानी। अगर फ्रिज का दरवाजा थोड़ी देर भी खुला रह जाए या पावर कट हो जाए। बिल्कुल, पावर कट के वजह से तापमान 8 डिग्री से ऊपर चला जाए तो उन दवाओं के अंदर मौजूद प्रोटीन्स या केमिकल्स टूट सकते हैं। अरे बाप रे। और दवा अपनी प्रभावशीलता खो देगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि मरीज को पता भी नहीं चलेगा। वाकई। इसीलिए यहाँ सिर्फ फ्रिज रखना काफी नहीं है, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं जो तापमान बदलते ही अलर्ट भेजते हैं। ये तो बहुत क्रिटिकल है। और फिर आता है जोन डी, हाई वैल्यू और नारकोटिक्स। ये सबसे सुरक्षित जोन है। हाँ, जोन डी में रखी दवाएं या तो बहुत महंगी होती हैं या फिर वे प्रतिबंधित नारकोटिक्स होती हैं जिनकी लत लग सकती है। मतलब उन्हें एक साधारण शेल्फ पर तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। एकदम नहीं। यहाँ 24 घंटे सीसीटीवी सर्विलेंस और लॉक्ड कैबिनेट्स का उपयोग होता है। चाबी भी शायद हर किसी के पास नहीं होती होगी। चाबी सिर्फ ऑथराइज्ड फार्मासिस्ट के पास होती है और हर एक गोली का हिसाब एक रजिस्टर या कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। अच्छा, ये तो हो गया कि कौन सी दवा किस कमरे या जोन में जाएगी। लेकिन एक ही जोन में हजारों दवाएं होती हैं। जी। कई पैकेट्स तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उनके नाम भी मिलते जुलते होते हैं। ऐसे में फार्मासिस्ट सही डब्बा ही उठाएगा, इसकी क्या गारंटी है? मतलब इतनी भागदौड़ में गलती तो हो सकती है। यहीं पर मनोविज्ञान और विज्ञान का मेल होता है। स्रोत में लासा दवाओं का जिक्र है। लासा, LASA। हाँ, लासा यानी लुक लाइक साउंड अलाइक। कुछ दवाएं दिखने में एक जैसी होती हैं और कुछ के नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं। अच्छा। इंसानी दिमाग की एक फितरत होती है कि जब वो थका होता है तो वो शब्द का पहला और आखिरी अक्षर देखकर बीच का हिस्सा खुद ही मान लेता है। अरे हाँ, जैसे सिफिक्साइम और सेफुरॉक्साइम दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। स्पेलिंग काफी मिलती जुलती है। ये एकदम सटीक उदाहरण है। अगर ये दोनों दवाएं शेल्फ पर एक साथ रखी होंगी तो जल्दबाजी में गलत पैकेट हाथ में आने का चांस बहुत ज्यादा है। मेक सेंस। इसलिए फार्मेसी का एक कड़ा नियम है
कि लासा दवाओं को कभी भी एक ही शेल्फ पर या अगल-बगल नहीं रखा जाता। मनी जानबूझकर अलग रखा जाता है। बिल्कुल, उन्हें अलग-अलग रैक या दराजों में रखा जाता है। जब फार्मासिस्ट को एक दवा के बजाय दूसरी शेल्फ तक चलकर जाना पड़ता है ना, तो वो जो फिजिकल मूवमेंट है वो उसके दिमाग को अलर्ट कर देता है। हाँ, और गलती होने की संभावना टूट जाती है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक साधारण सा नियम मानवीय कमजोरी को बैलेंस कर रहा है। सही बात है। इसके अलावा स्रोत में भंडारण के कुछ और नियम भी हैं, जैसे भारी दवाएं या बड़े कार्टन हमेशा नीचे की शेल्फ पर रखे जाते हैं ताकि वे गिरकर किसी को चोट ना पहुंचाएं या टूटे नहीं। हाँ, और जो लाइट सेंसिटिव दवाएं हैं उन्हें बंद दराजों में रखा जाता है, क्योंकि ट्यूबलाइट की रोशनी भी उनके केमिकल स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकती है। अच्छा, और इसी के साथ स्टॉक रोटेशन का भी एक बहुत अहम नियम जुड़ता है, जो फार्मेसी को किसी भी अन्य रिटेल स्टोर से अलग बनाता है। आप फीफो और फीफो की बात कर रहे हैं। हाँ। सामान्य दुकानों में फीफो चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल पहले दुकान में आया है वो पहले बिकेगा। लेकिन मेडिकल फील्ड में फीफो चलता है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि अगर कोई दवा बाद में खरीदी गई है लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट पहले की है तो उसे शेल्फ पर आगे रखा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सारा खेल शेल्फ लाइफ का है, ना कि इस बात का कि कौन सी चीज वेयर हाउस में पहले डिलीवर हुई थी। सही कहा आपने। स्वास्थ्य के मामले में एक्सपायरी डेट ही एकमात्र सत्य है। तो स्पेस की प्लानिंग हो गई, दवाएं शेल्फ पर करीने से सज गई। लेकिन अब इस चर्चा को एक अलग दिशा में ले चलते हैं। एक फार्मेसी ये कैसे तय करती है कि उसे कौन सी दवा कितनी मात्रा में खरीदनी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर वो सिर्फ महंगी दवाएं भरकर बैठ जाएं और वो बिके नहीं तो फार्मेसी तो दिवालिया हो जाएगी। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि फार्मेसी इन्वेंट्री का अर्थशास्त्र बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव होता है। स्रोत में इसे प्रबंधित करने के लिए एबीसी इन्वेंट्री विश्लेषण का उपयोग बताया गया है। एबीसी एनालिसिस। हाँ, ये दवाओं को उनके मूल्य और मात्रा के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटता है। हाँ, और इसमें श्रेणी ए के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। मैंने पढ़ा कि श्रेणी ए यानी उच्च मूल्य वाली दवाएं पूरी फार्मेसी के कुल मात्रा का सिर्फ 10% होती हैं। जी। लेकिन फार्मेसी के कुल बजट या वित्तीय निवेश का 70% हिस्सा सिर्फ इन्हीं 10% दवाओं में फंसा होता है। मतलब 70% बजट सिर्फ 10% दवाओं पर। इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ आपके पास पैरासिटामोल के हजारों पत्ते हैं, Right. जिनकी कीमत बहुत कम है। Right. दूसरी तरफ कैंसर ट्रीटमेंट या कुछ खास न्यूरोलॉजिकल दवाएं हैं जिनके सिर्फ 10 पैकेट ही लाखों रुपए के हैं। बाप। क्योंकि उन 10% दवाओं में आपका 70% पैसा लगा है, इसलिए श्रेणी ए के लिए सबसे सख्त निगरानी की आवश्यकता होती है। लॉजिकल है। हाँ, अगर इनकी चोरी हो जाए या ये एक्सपायर हो जाए तो सीधा वित्तीय नुकसान बहुत बड़ा होता है। और इसके विपरीत श्रेणी सी है। श्रेणी सी की दवाएं मात्रा में 70% होती हैं। पूरी फार्मेसी इन्हीं से भरी दिखती है, लेकिन इनमें निवेश सिर्फ 10% होता है। हाँ, इसलिए इनके लिए बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, एक सामान्य निगरानी काफी है। और बीच में आती है श्रेणी बी, जहां मात्रा भी 20% है और निवेश भी 20% है। बिल्कुल। तो इन्वेंट्री का ये एबीसी विश्लेषण सीधा असर डालता है कि फार्मेसी की खरीद प्रक्रिया यानी प्रोक्योरमेंट कैसे होता है। सिस्टम में लो स्टॉक रिपोर्ट जनरेट होती है, फिर सप्लायर चुना जाता है। सप्लायर कोई भी रैंडम व्यक्ति नहीं हो सकता। एकदम नहीं। स्रोत स्पष्ट करता है कि वैध ड्रग लाइसेंस, जीएसटी नंबर और क्वालिटी अश्योरेंस की जांच के बिना किसी से दवा नहीं खरीदी जा सकती। हाँ। लेकिन इसमें जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंगेजिंग लगी वो है ऑर्डर स्वीकृति पदानुक्रम या अप्रूवल हायरार्की। ये सीधे तौर पर वित्तीय जोखिम को कंट्रोल करने का तरीका है। सोचिए, अगर कोई जूनियर फार्मासिस्ट गलती से श्रेणी ए की किसी महंगी दवा का ओवर ऑर्डर कर दे तो क्या होगा? वो सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत के अनुसार 10,000 रुपए तक के ऑर्डर को एक जूनियर फार्मासिस्ट पास कर सकता है। अच्छा। लेकिन अगर ऑर्डर की वैल्यू 10,001 से 25,000 रुपए के बीच है तो सीनियर फार्मासिस्ट का अप्रूवल चाहिए। और 25,000 रुपए से ऊपर के किसी भी ऑर्डर के लिए सीधे फार्मेसी मैनेजर की मंजूरी अनिवार्य है। मतलब ये हर लेवल पर एक चेकिंग मैकेनिज्म है। हाँ, ये पदानुक्रम सुनिश्चित करता है कि बड़े वित्तीय फैसले केवल वो लोग लें जिन्हें इन्वेंट्री के मूवमेंट और बजट का पूरा अनुभव हो। तो इसका कुल मतलब क्या हुआ? दवाएं सही तरीके से खरीदी गईं, सही जगह पर रखी गईं, बजट भी कंट्रोल में है। जी। अब आता है वो पल जिसके लिए सब किया जा रहा है, दवा का मरीज के हाथ में जाना, जिसे स्रोत
दवा वितरण प्रक्रिया या डिस्पेंसिंग प्रोसेस कहता है। ये प्रक्रिया 3 बहुत ही सख्त चरणों से होकर गुजरती है। पहला है सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है? यहाँ सिर्फ डॉक्टर का पर्चा नहीं देखा जाता। फार्मासिस्ट डॉक्टर के हस्ताक्षर, मरीज की जानकारी और सबसे महत्वपूर्ण मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और एलर्जी की जांच करता है। अच्छा, मतलब डबल चेक। हाँ, अगर किसी मरीज को पेनिसिलिन से एलर्जी है और पर्चे में वैसी कोई दवा है तो सिस्टम को यहीं रुक जाना चाहिए। वाओ। और दूसरा चरण है स्टॉक का चयन या सिलेक्शन। यहाँ सही स्ट्रेंथ और सही मात्रा चुनी जाती है और उसी फिफो नियम का पालन होता है जिसकी हमने पहले बात की थी। बिल्कुल। और अंत में तीसरा चरण है पैकिंग, जहाँ सही कंटेनर, स्पष्ट लेबलिंग और मरीज को दवा खाने के निर्देश समझाए जाते हैं। लेकिन अगर फार्मेसी में बहुत भीड़ है तो ये सब इतनी तेजी और सटीकता से कैसे होता है? यहीं पर डिजिटल ट्रैकिंग गेम में आती है। स्रोत बारकोड और RFID ट्रैकिंग के बीच एक बहुत ही स्पष्ट तुलना करता है। बारकोड और RFID, क्या मैं इसे एक एनालॉजी से समझा सकता हूँ? Please go ahead. मान लीजिए आप एक हाईवे पर टोल प्लाजा पार कर रहे हैं। ठीक है। बारकोड उस पुरानी व्यवस्था की तरह है जहां हर एक गाड़ी को लाइन में रुकना पड़ता है। आपको खिड़की से कैश देना होता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है। एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है और स्कैनर का ठीक आपके सामने होना, यानी लाइन ऑफ साइट, जरूरी है। सही। लेकिन RFID, क्या RFID हमारे आज के फास्ट टैग की तरह है? ये एक बहुत ही सटीक और विजुअल एनालॉजी है। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल फास्टैग की तरह काम करता है। अच्छा। इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग होता है, इसलिए लाइन ऑफ साइट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे फास्टैग वाली कई गाड़ियां बिना रुके टोल प्लाजा से गुजर जाती है ना, हाँ, एक साथ। वैसे ही RFID से एक साथ पूरे के पूरे कार्टन या कई दवाओं को एक ही सेकंड में स्कैन किया जा सकता है। ये बहुत तेज है और फिजिकल बैरियर के आर पार भी स्कैन कर लेता है। एक मिनट, लेकिन अगर RFID इतना ही अच्छा है, फास्टैग की तरह तेज है, तो हर एक दवा पर RFID टैग क्यों नहीं लगा होता? क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा है। ओह, कॉस्ट। हाँ, हर एक छोटे पत्ते पर RFID टैग लगाना आर्थिक रूप से संभव नहीं है, इसीलिए फार्मेसी इसे रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल करती है। मतलब सिर्फ महंगी दवाओं के लिए? बिल्कुल। RFID का उपयोग मुख्य रूप से हाई वैल्यू वाली दवाओं यानी हमारी श्रेणी A या फिर बल्क इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जबकि कम लागत वाला बारकोड सामान्य शेल्फ पर रखी श्रेणी B और C की दवाओं के लिए एकदम सही काम करता है। यह चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। अब हम इस डीप डाइव के सबसे उन्नत हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, फार्मेसी ऑटोमेशन और रोबोटाइज। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। स्रोत में वर्टिकल लिफ्ट मॉड्यूल्स या VLM का जिक्र है। ये शब्द सुनने में किसी भारी इंडस्ट्रियल मशीन जैसा लगता है। दरअसल ये वैसा ही कुछ है। इमेजिन कीजिए, फर्श से लेकर सीलिंग तक एक बहुत बड़ा बंद टावर है। ओके। इसमें शेल्फ नहीं होते बल्कि ट्रे होती हैं। जब फार्मासिस्ट अपने कंप्यूटर पर किसी दवा का नाम डालता है तो उस टावर के अंदर एक रोबोटिक एलिवेटर तेजी से ऊपर नीचे होता है, सही ट्रे को ढूंढता है और उसे सीधे ऑपरेटर के हाथों तक बाहर निकाल देता है। अरे वाह। मतलब फार्मासिस्ट को दवा ढूंढने के लिए अलग अलग रैक के बीच में मीलों तक चलने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। इससे न सिर्फ जगह बचती है, जिसे स्रोत हाई डेंसिटी शेल्विंग कहता है, बल्कि ऑपरेटर की थकान भी कम होती है, जो अंततः गलतियों को कम करता है। और जहां रोबोटिक्स या VLM नहीं है, वहां स्मार्ट रैक लेबलिंग का उपयोग किया जाता है। रैक के हर लेवल के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होता है। कलर कोडिंग। हाँ, यह रंग कोडेड स्तर फार्मासिस्ट के दिमाग को तुरंत बता देता है कि उसे किस शेल्फ पर देखना है। स्रोत में एक और बहुत ही दिलचस्प तकनीकी डिटेल है, विकर्ण बारकोड या डायगोनल बारकोड। जी। मतलब बारकोड का स्टिकर तिरछा लगाया जाता है। हाँ। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सोच में पड़ गया कि स्टिकर सीधा हो या तिरछा, क्या ही फर्क पड़ता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। देखिए, अगर बारकोड क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल है और स्कैनर की लेजर लाइट भी हॉरिजॉन्टल है, तो जब आप हाथ से स्कैन करते हैं तो हाथ के हल्के से कांपने पर लेजर उसी बारकोड को 2 बार रीड कर सकती है। इसे डबल स्कैनिंग त्रुटि कहते हैं। ओह, तो सिस्टम को लगा कि आपने 2 पैकेट निकाल लिए हैं जबकि आपने निकाला एक ही है। बिल्कुल। तो बारकोड को तिरछा लगाने से वो क्षैतिज लेजर बीम उसे एक शार्प एंगल पर क्रॉस करती है। इससे लेजर को एक क्लीन और सिंगल रीड मिलता है
और डबल स्कैनिंग की गलती खत्म हो जाती है। ये तो सच में जीनियस है, छोटी सी चीज लेकिन कितना बड़ा इम्पैक्ट। हाँ, इसके अलावा बैच पहचान स्टिकर भी होते हैं जो एक्सपायरी को ट्रैक करने में मदद करते हैं। वो कैसे? उदाहरण के लिए लाल स्टिकर का मतलब हो सकता है कि दवा 6 महीने में एक्सपायर होने वाली है और पीला स्टिकर मतलब 12 महीने में। ऑपरेटर दूर से ही रंग देखकर समझ जाता है कि किस डिब्बे को पहले निकालना है। ये सारी चीजें, रोबोटिक्स, बारकोड, कलर कोडेड स्टिकर, स्रोत ये दावा करता है कि इनके उपयोग से मानवीय त्रुटि यानी ह्यूमन एरर 0% हो जाती है, 0। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम देखेंगे कि ये 0% एरर किसी एक मशीन से नहीं आता। ये आता है उस सेंट्रल ब्रेन से जो इस पूरे इकोसिस्टम को चला रहा है। अच्छा, जिसे हम फार्मेसी प्रबंधन सॉफ्टवेयर कहते हैं। हाँ, भौतिक शेल्फ, ऑटोमेटेड रैक, VLM टावर, RFID स्कैनर और जोन C के रेफ्रिजरेटर में लगे तापमान सेंसर, ये सब उस एक सॉफ्टवेयर से जुड़े होते हैं। मतलब सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। बिल्कुल। अगर फ्रिज का तापमान बढ़ता है, सॉफ्टवेयर अलार्म बजाता है। अगर श्रेणी ए की कोई महंगी दवा स्टॉक में कम हो जाती है, सॉफ्टवेयर अपने आप आपूर्तिकर्ता को नया ऑर्डर जनरेट कर देता है। अमेजिंग। यही पूर्ण एकीकरण इस पूरे तंत्र को 100% स्वचालित और सटीक बनाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक आधुनिक स्मार्ट फार्मेसी 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ी है। जी। पहला है दक्षता यानी एफिशिएंसी, जहां सही स्पेशल प्लानिंग, जोनिंग और VLM जैसी मशीनों से काम करने की गति बढ़ती है। दूसरा है सुरक्षा, जहां डिजिटल इन्वेंट्री, RFID और रोबोटिक्स मानवीय गलतियों को खत्म करके 0% एरर सुनिश्चित करते हैं। और तीसरा स्तंभ है अनुपालन या कंप्लायंस। ये पूरा तकनीकी इकोसिस्टम सुनिश्चित करता है कि फार्मेसी सभी मेडिकल नियमों, एक्सपायरी प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का कड़ाई से पालन कर रही है। बिल्कुल। श्रोताओं की याददाश्त को ताज़ा करने के लिए स्रोत की एग्जाम समरी के कुछ की पॉइंट्स पे नजर डालना मददगार होगा। जरूर। हमने समझा FIFO नियम को, जहां एक्सपायरी डेट के हिसाब से दवा निकाली जाती है। हमने जोन C कोल्ड स्टोरेज और जोन D नारकोटिक्स की सुरक्षा को जाना। और हमने ABC विश्लेषण देखा, जहां 70% पैसा महज 10% दवाओं में लगा होता है। हाँ, साथ ही लासा यानी लुक अलाइक, साउंड अलाइक दवाओं के मनोविज्ञान को समझा, जिन्हें हमेशा अलग रखा जाता है। और अंत में रोबोटिक्स और स्मार्ट लेबलिंग की भूमिका देखी। ये पूरी प्रणाली एक ही बात साबित करती है, टेक्नोलॉजी जब सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वो सिर्फ काम को आसान नहीं बनाती बल्कि जिंदगियां बचाती है। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी जानकारी के बाद मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? अगर सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स मिलकर सही दवा निकालने, एक्सपायरी ट्रैक करने, सप्लायर को ऑर्डर देने और मानवीय गलतियों को 0% तक कम करने का काम खुद ही कर रहे हैं, हाँ, तो क्या भविष्य में एक फार्मासिस्ट का काम केवल शेल्फ से दवा ढूंढकर देना रह जाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। शायद नहीं। शायद आने वाले समय में फार्मासिस्ट का मुख्य रोल दवाओं की गिनती करना नहीं, बल्कि मरीजों की काउंसलिंग करना, उनकी मेडिकल हिस्ट्री समझना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए गाइड करना होगा। मशीनें लॉजिस्टिक्स संभालेंगी और इंसान इंसानियत। इस पर विचार कीजिएगा। बहुत ही उम्दा विचार है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए नजरिए के साथ।